हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का। जो आज का जो हमारा जो सब्जेक्ट होगा, ये नया सब्जेक्ट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम बोलेंगे, जिसका नाम क्या है? बी बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। BM होगा। तो इस सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ेंगे और इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो जैसा आप लोगों को पता होगा कि आपका जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है डिप्लोमा लेवल का, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। तो अगर हम लोग क्वेश्चंस अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं वाया टेलीग्राम और कमेंट सेक्शन में अपनी डाउट्स को भी लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, which of the following variable controls the physical properties of a perfect gas? तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि जो वेरिएबल्स है, कुछ वेरिएबल्स हैं, अगर कोई आप आइडियल गैस ले रहे हैं तो आइडियल गैस की जो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उसको कौन से ऐसे वेरिएबल हैं जो कंट्रोल करते हैं। तो आपको जिसे पता होगा आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है, पीवी इक्वल टू एम आर टी होता है। यहाँ पे टी आपका क्या होता है, प्रेशर होता है। आपका वी क्या होता है, वॉल्यूम होता है। एम क्या होता है, मास ऑफ गैस होता है। आर क्या होता है, तो बोलते कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। ये टी होता है, टेम्परेचर होता है। टेम टेम्परेचर होता है, राइट। तो आर जो होता है, ये आर इसको कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट बोलते हैं। ये ये क्या होता है, आर जो होता है वो हर गैस के लिए डिफरेंट होता है। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं है, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट बोलते हैं हम लोग। पी क्या है, प्रेशर है, ये पास्कल में होता है। वी क्या है, वॉल्यूम है, इसको इसको हम लोग मीटर क्यूब में लिखते हैं। मास को केजी में लिखते हैं। और आर को लिखते हैं हम लोग किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। टी को हमेशा केल्विन में लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में, तो आपसे पूछा गया कि कौन से ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो परफेक्ट गैस या फिर आइडियल गैस को हम लोग आइडियल गैस को हम लोग परफेक्ट गैस ही बोलते हैं, परफेक्ट गैस बोलते हैं। तो तो आप इक्वेशन में देख सकते हैं, इस इक्वेशन में आपको दिख क्या रहा है, प्रेशर भी एक वेरिएबल है, वॉल्यूम भी एक वेरिएबल है, राइट। और क्या है, टेम्परेचर भी आपका वेरिएबल है। आ आर क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। एम भी क्या होता है, गैस का कांस्टेंट रहता है। तो आपका देखेंगे ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी क्या कर रहा है, तीनों को कंटेन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, राइट। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज एप्लीकेबल फॉर द बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस। तो फिर से वही आगे परफेक्ट गैस। तो परफेक्ट गैस का मतलब होता है आइडियल गैस होता है। तो आइडियल गैस को बॉयल्स का लॉ भी सेटिस्फाई करता है, चार्ल्स का भी लॉ, और गैर लुसाक लॉ भी करता है। इसमें से आपका जो आंसर जो हो जाएगा, जो तीनों सही हैं, तीनों सही हैं, तो ऑप्शन आपका एक ही सही होगा। तो वो कौन सा हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव का मतलब है ऑप्शन नंबर ए भी, बी सी भी। जूल्स लॉ नहीं होता है। फिर इसके बाद पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है आपसे, कह रहा है
द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन एसआई यूनिट्स। आपका जो टेम्परेचर है उसका जो मात्रक है, उसका जो मात्रक होगा वो एसआई सिस्टम में चाहिएगा। तो एसआई सिस्टम में क्या होता है, उसका मात्रक केल्विन होता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो जाता है ये। क्यों? क्योंकि लोग जनरली कंफ्यूज आते हैं सेल्सियस और केल्विन में, इसीलिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है। द यूनिट ऑफ मास इन एसआई यूनिट, ये सिंपल है, ये हो जाएगा, ये ये आपका हो जाएगा किलोग्राम। द यूनिट ऑफ टाइम इन एसआई यूनिट्स, ये भी बहुत ही सिंपल है, सेकेंड्स होगा। द यूनिट ऑफ लेंथ इन एसआई यूनिट्स, ये आपका क्या था, मीटर हो जाएगा। द यूनिट ऑफ एनर्जी इन एसआई यूनिट, ये क्या होता है, जूल होता है, याद रखिएगा। जैसे आपको जैसे पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए वर्क, हीट और एनर्जी, तीनों की जो यूनिट होती है सेम होती है। तो वर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर लिखते हैं। तो न्यूटन मीटर को हम लोग क्या करते हैं, जूल से लिखते हैं। जो आपका वॉट जो होता है, वॉट, ये जूल पर सेकेंड होता है। और ये होता क्या, पावर की यूनिट होती है, पावर की यूनिट, राइट। तो सेवन का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा ऑप्शन। फिर उसके बाद आपसे आपसे पूछ रहा है, अब पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ के हिसाब से फॉर परफेक्ट गैस, ठीक है। चार्ल्स लॉ के हिसाब से परफेक्ट गैस के लिए कुछ रिलेशंस होता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा या बी होगा, या ए और बी दोनों सही होगा, या फिर डी सही होगा। तो चार्ल्स लॉ हमें क्या बताता है, चार्ल्स लॉ हमें ये बताता है कि अगर कोई गैस ले लें और उसका टेम्परेचर हम लोग, उसका प्रेशर क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें। अगर कोई हम लोग क्या करें, कोई गैस ले लें, मान लीजिए गैस है, उसके हमने वेट रख दिया, यहाँ पे इसमें गैस भरी है, और इसको हीट करें, हम लोग क्या करें, हीट दें। तो इन्होंने बताया कि जो इसका जो गैस का जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के होगा, ठीक है। तो ये कौन सा नियम था, चार्ल्स का नियम था, चार्ल्स ने बताया, चार्ल्स लॉ, राइट। तो इन्होंने बताया। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं इसमें, V1 इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी को हटाते थे कांस्टेंट आता है, वो मान लेते के है, ये T1। उसी तरह क्या लिख सकते हैं, V2 इक्वल टू के T2 लिख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, V2/V1 ये किसके बराबर लिख सकते हैं, T2/T1 के, यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं हम लोग आसानी से, ठीक है। ये रिलेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा हो जाएगा, देखो T2/T2 है, ऐसे ही गलत हो गया। T2/T1 इक्वल टू V2/V1, और प्रेशर कांस्टेंट है, देखिए यहीं पे सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है आपसे, कह रहा है जनरल, सॉरी, जनरल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो गैस इक्वेशन आपसे पूछा गया, जनरल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जनरल
तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जनरल आइडियल गैस इक्वेशन इज। तो जनरल पूछा आपसे, याद रखिएगा जनरल, उसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? देखिए बी, जो ऑप्शन नंबर ये है, पी वी इक्वल टू एम आर टी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट है, मतलब हर गैस के लिए अलग अलग होगा। ये क्या है, पी वी बराबर पी वी इक्वल टू एन आर टी, ये आपकी जनरल गैस इक्वेशन होगी। राइट, ये सब नहीं होगा, ये नहीं, राइट। चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे आपसे पूछा गया, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू। तो डाल्टन के हिसाब से, डाल्टन ने कहा कि अगर मान लेते कोई ये हमारा कोई कंटेनर है और इसमें बहुत सारी, मतलब डिफरेंट टाइप्स के गैसेस इसमें भरी हुई हैं, तो जो इसका जो टोटल प्रेशर होगा, पी टोटल जो होगा, वो क्या होता है, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस डॉट। कहने का क्या मतलब है कि अगर n नंबर ऑफ गैसेस मान लेते हैं इस पूरे, ये पूरे कंटेनर में है, ये आपका जो कंटेनर है, तो तो जो इसका जो टोटल प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, जितने भी इंडिविजुअल गैसेस होंगी, अगर उनको हम लोग स्वतंत्र रूप से इस कंटेनर के अंदर रख दे, तो जो प्रेशर एग्जर्ट करेगी वो उस गैस का पार्शियल प्रेशर कराता है। राइट, तो जो टोटल प्रेशर जो होगा सभी गैसों के पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैं नहीं बर्बाद करेंगे, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है द यूनिट ऑफ प्रेशर इन एसआई यूनिट्स। जो प्रेशर है आपका, जो दाब है, उसका मात्रक आपको बताना है यूनिट सिस्टम में। ठीक है? तो क्या हो जाएगा, ये जो एम ऑफ जो आपका जो पास्कल होगा, ये इसका आंसर पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। अब ध्यान रखिएगा, जो एसआई सिस्टम होता है, इसमें मास को हम लोग केजी में नापते हैं, टाइम सेकेंड में, और एक सेकेंड देखते हैं और क्या हो सकता है, जैसे जैसे ये देखिए, तो ये आपका एस या फिर एसआई सिस्टम है। एस में लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकेंड में। एम के एस ये आपका इक्विवेलेंट होता है एसआई के। अगर एफ एफ पी एस की बात करें, एफ पी एस जो होता है पाउंड, तो लेंथ को फुट में नापते हैं, मास को पाउंड में, और टाइम को सेकेंड में। सीजीएस में लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और समय को सेकंड में नापते हैं। राइट, ये हो गया आपका। ये क्या हो जाएगा आंसर आपका, ऑप्शन नंबर, राइट। सॉरी, आगे हैं। उसके बाद क्या कर रहा है, देखिए ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है क्लोज्ड सिस्टम इज वन इन विच, क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ये क्या होता है, मास मास डज नॉट क्रॉस बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम, तो एनर्जी में डू सो। कहने का मतलब है कि मास तो सिस्टम के बाउंड्री से नहीं जा सकता,
मतलब कि मास जो है सिस्टम की बाउंड्री से नहीं जा सकता, लेकिन एनर्जी जा सकता है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको क्लोज सिस्टम जो होता है, आपने पढ़ा होगा क्लोज सिस्टम जो क्या होता है, अगर पिस्टन लगा दें तो जो इसका जो मास है, तो मास ना अंदर आ सकता है ना ही बाहर जा सकता है, लेकिन एनर्जी क्या होती है, वो लिखेंगे ऐसे, मास इक्वल टू जीरो, मास इक्वल टू जीरो लिखना ठीक नहीं रहेगा, मास ट्रांसफर लिख लेते हैं, ट्रांसफर इक्वल टू जीरो, लेकिन एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर इज नॉट इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब ये है कि एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, तो ये आपका हो जाएगा, राइट। आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है, टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज रिड्यूस्ड, मतलब जो टेम्परेचर होता है किसी गैस का वो किसके कारण होता है, इट्स हीटिंग वैल्यू के कारण, मतलब उसके हीटिंग के कारण होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाँ ये ऑप्शन सही होगा। आपको जैसे पता होगा कि अगर किसी बंद पात्र में, कंटेनर में, तो इनका जो जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही क्या होता है, टेम्परेचर होता है। अगर अगर मॉलिक्यूल्स अगर रेस्ट की अवस्था में है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है? अब देखते हैं, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ फॉर परफेक्ट गैस, तो बॉयल्स लॉ ने क्या बोला, बॉयल्स लॉ ने कहा कि अगर अगर टेम्परेचर आप कांस्टेंट रख रहे हैं, अगर किसी गैस का, अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं, राइट, तो उन्होंने कहा जो प्रेशर होता है, प्रेशर होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा। कहने का मतलब है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पी, पी इक्वल टू सम कांस्टेंट बाई वी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, पी वी इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं कि नहीं, इसको तो क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट कह रहा है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तो ऐसे ही गलत हो गया। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट कह रहा थी, ऐसे ही गलत हो गया। तो ऊपर के दोनों गलत है, तो ये ऑप्शन नंबर सी ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो बाकी बचा देखिए, यहाँ पे लिखा टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इसी को ध्यान में रखकर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, और ये तो होगा ही नहीं। तो देखिए क्या हो रहा है, तो पी वी इक्वल टू कांस्टेंट, तो क्या लिख सकते हैं, पी टू बाई पी वन इक्वल टू वी वन बाई वी टू, ये हो गया आपका। एन आइसोलेटेड सिस्टम इज वन, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का आप लोगों ने पढ़ा होगा, आइसोलेटेड वो सिस्टम होता है जिसमें से ही ना ही मास ट्रांसफर हो सकता है, मास ट्रांसफर क्या होता है, जीरो, मास ट्रांसफर क्या होता है, जीरो होता है, और एनर्जी का भी ट्रांसफर क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर भी क्या होता है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, जीरो होता है, देख लेते हैं। तो मास डू नॉट क्रॉस बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम, ये तो सही है, दो एनर्जी में डूस हो, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मास तो ठीक है, ट्रांसफर नहीं कर सकता, लेकिन ये क्या एनर्जी कर सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। नीदर मास नॉस एनर्जी क्रॉसेज द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, हाँ ये सही है, ना ही मास जा सकता है ना ही एनर्जी जा सकता है, तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्क डन इन द फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज, ये याद रखिएगा आप लोग, ये जीरो होता है, इसको मैं आगे कवर कराऊंगा। फॉलोइंग क्वांटिटीज डू नॉट रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रेशर भी प्रॉपर्टी होती है, टेम्परेचर भी प्रॉपर्टी होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी होता है, डेंसिटी भी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन हीट आपकी प्रॉपर्टी नहीं होती है। लेकिन आपसे पूछा गया कि विच वन इज नॉट द प्रॉपर्टी, तो आप देखेंगे हीट प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा,
ऑप्शन आपका हीट सही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? Right? आगे चलते हैं। हीट एंड वर्क आर, इसको भी आप रख लीजिएगा कि हीट और वर्क जो होते हैं वो पाथ फंक्शन होते हैं। ये क्या होते हैं? ये वर्क जो होते हैं वो पाथ फंक्शन होते हैं, मतलब ये पाथ पे डिपेंड करते हैं। उसका क्या कर रहा है? द रिलेशन बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट सीपी एंड सीवी। तो सीपी बाई आपने पढ़ा होगा, सीपी बाई सीवी का जो रेशियो होता है वो गामा के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, ये भी गलत, डिक्रीजेस, ये भी गलत, रिमेन्स कांस्टेंट, ये सही होता है। आप ध्यान रखिएगा कि अगर जो गैसेस के लिए जो इंटरनल एनर्जी, जो एनर्जी होती है इंटरनल एनर्जी, वो टेम्परेचर का फंक्शन रहती है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो उसके बाद क्या करें, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। डील्स विद कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, ये गलत पूरी तरह से। डील्स विद रिवर्सिबिलिटी से कोई मतलब नहीं है। सी सही है। स्टेट्स दैट इफ द टू सिस्टम आर बोथ इन थर्म इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। कहने का मतलब है, अगर ये तीन बॉडी हैं, ये क्या होती हैं, एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में होती हैं। दो बॉडी एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, राइट। आगे देखते हैं। उसके बाद द बेसिस फॉर मेजरिंग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ टेम्परेचर। तो कहने मतलब है कि टेम्परेचर को मेजर करने का जो मेथड बेसिस होता है, मतलब मेथड होता है, तो वो मतलब जिस जिस लॉ के द्वारा टेम्परेचर मेजर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, हाँ इसी को बोलते हैं। फर्स्ट लॉ नहीं बोलते, ना ही सेकेंड लॉ, ना थर्ड, ना ही अवोगाड्रोस लॉ। उसके बाद आपसे कह रहा है 1 वाट इज इक्वल टू। तो एक वाट क्या होता है? तो एक वाट का मतलब होता है, एक वाट का मतलब होता है 1 जूल पर सेकेंड होता है। और आपको पता है कि 1 जूल जो होता है 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसको रखेंगे यहाँ पे, जो 1 जूल की जगह पे, तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 85 का ही सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है? वर्क डन इज जीरो फॉर द फॉलोइंग प्रोसेसेस। आप लोग इसको रट लीजिएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, फ्री एक्सपेंशन के लिए, थ्रॉटलिंग के लिए, और तो तीनों के लिए सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? ऑल ऑफ द ए हो जाएगा। जैसे वर्क डन जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन पीडीवी होता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी कितना हो जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और फ्री एक्सपेंशन भी क्या होता है, जिसमें डब्ल्यू एक स्पेशल केस होता है, उसमें वर्क डन जीरो होता है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में भी क्या होता है? वर्क डन जीरो होता है, राइट। उसके बाद देख लेते हैं। द एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन पीडीवी कैन बी यूज फॉर ऑब्टेनिंग वर्क ऑफ नॉन फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस। स्टीडी फ्लो नहीं होगा, एडियाबेटिक नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो देखिए एक टर्म आ रहा है नॉन फ्लो। नॉन फ्लो का मतलब होता है क्लोज्ड सिस्टम में, क्लोज्ड सिस्टम। और रिवर्सिबल कह रहा है तो प्रोसेस बहुत ही स्लो है, प्रोसेस इज वेरी स्लो, राइट। तो ये आपके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कवर करा है। अगर आप तो इसी तरह अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो इसी तरह से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।